वर्षों पहले उन दोनों ने कुछ निर्णय लिए थे और एक दूसरे को पत्र लिखने का वचन दिया था, जिसे वे ईमेल के इस युग में भी निभा रही हैं। दोनों ही घर गृहस्थी वाली हैं। पत्रों में देर सवेर हो जाती है, कभी सप्ताहों कभी महीनों का सूखा पड़ जाता है, तो कभी पत्रों की बाढ़ आ जाती है। पर यह क्रम वर्षों से चल रहा है। दोनों को बचपन से ही पत्र लिखने का शौक है। सुंदर लेखनी और बढ़िया विषय के साथ पत्र लिखने की उनकी प्रतियोगिता होती थी और वह हमेशा जीतती थी और सुरभि हार जाती। हारने वाले को जीतने वाले की पुस्तकों का बोझा उठाना पड़ता था। स्कूल से घर तक 2 बस्तों को ढोना। विषय के अनुरूप ही सुहानी पत्र लिखने के लिए अलग अलग रंगों के पेन प्रयोग में लाती है और वे रंग ही पत्र का विषय और उसकी मनः स्थिति उसे बता देते हैं। सुरभि ने पत्र खोला। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। पत्र के एक एक शब्द ने उसकी आंखें सजल कर दी। सुहानी हार गई इतनी आसानी से। वह कैसे हार गई? उन्हें बेटा चाहिए जो मैं दे नहीं पाई। उनकी आशा इसी पर टिकी हुई है। इस आशा में मेरे घर में 3 बेटियां हो गई हैं। रोज कोई ना कोई उलाहना, चुपती, दिल चीरने वाली बात कह देते हैं। सुहानी निढाल सी हो गई। तुम साइंटिस्ट हो, तुम तो जानती हो कि बेटा बेटी पुरुष के सेक्स क्रोमोसोम्स निर्धारित करते हैं, स्त्री के नहीं। अरे कई बार सुरजीत को समझा चुकी हूँ, फिर समस्या क्या है? वे इस थ्योरी को मानना नहीं चाहते। जीजा जी आईएएस ऑफिसर हैं और तुम्हारे ससुर आईजी। पढ़े लिखे हैं सब लोग। उन्हें तो यह बात समझ आ जानी चाहिए। किताबें पढ़ने से क्या कोई पढ़ा लिखा हो जाता है? एजुकेटेड इलिटरेट हैं वे, फिर वे समझना नहीं चाहते। यही तो तुझे बताने की कोशिश कर रही हूँ। तुम भी लड़कियों को। सुरभि कहते कहते रुक जाती है। अरे कैसी बात करती हो? वे मेरी पलकें हैं। उनके बिना देखे ही मैं कहाँ रह सकती हूँ? हृदय में रक्त संचार उन्हीं से होता है। सांसें हैं मेरी वे। उन्हीं के दम पर तो जिंदा हूँ। इतना आसान नहीं है जितना तुम समझती हो। सुहानी की पीड़ा सुरभि ने फोन पर भी महसूस की। यह सुहानी रंधावा कह रही है। मुझे कुछ मत याद दिलाओ। वह सुहानी कब की मर चुकी है। आज की सुहानी को प्रतिदिन इस बात का डर रहता है कि वह कब उन्हें बेटा दे दे और उसके जीवन की धारा पलट जाए। उसने दुखी स्वर में कहा, व्हाट? एक पत्र में तुमने लिखा था, पर मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, तो बात यहाँ तक पहुंच चुकी है। सुरभि अवाक रह गई। मैंने भी इसे सीरियसली कब लिया था? सोचती थी कि वह सुरजीत की सहकर्मी है, दोनों अच्छे दोस्त हैं। अब काफी कुछ सामने आ चुका है। अपने संबंधों को सुरजीत स्वीकार भी कर चुके हैं। वे मुझे अपने साथ रखेंगे, अच्छी तरह जानती हूँ। ना वे मुझे छोड़ेंगे और ना मुझे उन्हें छोड़ने देंगे। पर उसके साथ भी। सुहानी का स्वर टूटने लगा, गला रुंध गया। कानून औरतों के पक्ष में है, यह क्यों भूलती हो? सुरभि ने उसे सांत्वना दी। कानून के रखवाले क्या पक्ष लेने देंगे? अब बहुत कुछ सोचना है मुझे। 3 बच्चियां पालनी हैं। भाइयों से तो कोई अवलंब मिलने वाला नहीं। पापा जी, माँ की परिस्थिति तुझे लिखी चुकी हूँ। सोचती हूँ बच्चों की भलाई के लिए यह समझौता कर लूं। सुहानी की आवाज में कंपन आ गया। तेरे आत्मसम्मान को क्या हुआ? धांधली है क्या? तुम किसी महिला संस्था का साथ क्यों नहीं लेती? सुरभि ने प्रोत्साहित करते हुए कहा। अमेरिका में बैठी हो, पति अच्छा है तुम्हारा? भद्दी है। मैं तो पापा जी माँ जी के लिए भी कुछ नहीं कर पाई। इतनी टूट चुकी हूँ कि किसी बात पर लज्जा नहीं आती। हालांकि पापा जी ने मुझे सुखी देखने के लिए ही अपनी संपत्ति में मेरा नाम रखा था। 3 बेटियों के नाम कर दिया है मेरा हिस्सा। रुआसी से सुहानी ने कहा, तुम्हें फिर से खड़ा होना पड़ेगा। इस तरह समस्याओं के हल नहीं निकलते। पढ़ी लिखी औरतें ही अगर गलत समझौते करने लगेंगी तो अनपढ़ औरतें सही रास्ता किसे देखकर ढूंढेंगी? तुम्हें बहुत ऊर्जा और दृढ़ता की जरूरत है।
मैं तुम्हारे साथ हूँ, वापस लाओ पुरानी सुहानी को। सुरभि ने उसे फिर उत्साहित किया। सुरभि विपरीत दिशा में चक्की चल रही है, जिसे वर्षों से मैं हर पल समेटती रही, आज वह मुझे संभाल रही है। उसने उदास फीकी हंसी हंसते हुए कहा। फिर उसने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, मम्मी जी आ रही हैं, उनके सामने ये सब बातें नहीं कर सकती। सही समय देखकर मैं कॉल करूंगी, फोन बंद करती हूँ। और उसने फोन काट दिया। फोन काटते ही सुरभि के भीतर की औरत व्यथित हो उठी, अंतर्मन विचलित हो गया। दोनों तार्किक ढंग से सुरभि से पूछने लगे, क्या यह वही सुहानी है जो कभी हॉकी की गोलकीपर हुआ करती थी, जिसकी हॉकी के डर से लड़के सड़कों पर उसे रास्ता दे देते थे? गोरे रंग, खिले खिले अंगों वाली सुहानी को क्या हो गया है? क्या गलत साथी के साथ निर्वाह ही शादी की मर्यादा रह गई है? बच्चों के लिए यह समझौता कितना उपयुक्त है? अंतर्मन गुस्सा गया। दूसरी औरत 3 बच्चों के बाप के साथ क्या सोचकर सहवास करती है? शारीरिक तृप्ति या प्यार के नाम पर स्वार्थ सिद्धि? उसके भीतर की औरत अपनी पीड़ा उड़ेलने लगी। सुहानी के पत्र के बाद सुरभि को चैन नहीं। क्या थी सुहानी और वह क्या हो गई? सोच सोच कर परेशान हो रही है। पत्र लेकर सुरभि वहीं सोफे पर बैठ गई। सुहानी ने ठीक ही कहा उससे। उसे बचपन से लेकर अब तक संभाला है। सुहानी के साथ बीता एक एक पल उसके सामने घूमने लगा। पुरानी कचहरी के सामने उसे हर रोज महसूस होता कि आज उसका कुछ नहीं बचेगा। सुहानी स्वभाव से दबंग थी और उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लड़के बेहुदा हरकतें करते थे। लड़कों और सुहानी के झगड़े में वह बेवजह मारी जाएगी और वह डरी डरी सी सुहानी के साथ खड़ी कॉलेज जाने वाली बस का इंतजार किया करती। वह सुहानी का साथ भी नहीं छोड़ सकती थी। उसे उससे अलग जीना भी नहीं आता था। दोनों पक्की सहेलियां थीं। झुंडों में लड़के खड़े होते थे, गुटों में बंटे हुए, इस आशा के साथ कि कभी किसी पर सुहानी की नजर पड़ जाए या वह मुस्कुराकर ही देख ले। मंचलों की यह भीड़ बस में चढ़ने के लिए कम, सुहानी को देखने के लिए अधिक होती थी। पर वह सबको चीरती निकल जाती। पहले उसे बस पर चढ़ाती, फिर खुद चढ़ती। वह पतली दुबली सांवली डरपोक लड़की थी। लड़कों की भीड़ देखकर ही नर्वस हो जाती थी। अक्सर उन दोनों को साथ देखकर लड़के सुहानी को छेड़ते थे, सुहानी जी, क्या नजर बट्टू साथ लेकर न चला करें, सूरज को ग्रहण अच्छा नहीं लगता। और वह अपनी बिल्लौरी आंखें मटकाकर हंसते हुए कहती थी, तभी तो जिंदा हूं, तुम लोगों की नजरें तो रोज लगती हैं। बस की सीट पर भी पहले उसे बिठाती, फिर स्वयं बैठती और स्नेह से उसका हाथ पकड़कर हंसकर कहती, इन मंचलों की बातों पर ध्यान ना दो, सांवली सुंदरता की पहचान इनको कहाँ? आईने में देखकर स्वयं को निहारा करो, तीखे नयन नक्शों ने सांवले रंग को कितना सुंदर बना दिया है, नपा तुला लहराता बदन, देखा है कभी तुमने? उसके उदास चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। सुहानी उसे हमेशा मुस्कुराते देखना चाहती थी। बचपन से ही जब वे लड़ती झगड़ती, कुट्टी के बाद अब्बा करती, सुहानी उसे हमेशा एक बात कहती, पहले मुस्कुराओ, और वह मुस्कुरा देती। पत्र लिखने की प्रतियोगिता में जब वह हार जाती, उदास हो जाती, उसे सजा भुगतनी पड़ती, सुहानी अचानक आकर उसे गुदगुदी कर हंसा देती। सुहानी हमेशा उसे कहती, सुरभि, तेरी मुस्कुराहट जानलेवा है, इसी तरह मुस्कुराती रहा कर, शायद कोई जान दे दे। और अंकुर उसकी मुस्कुराहट पर मर मिटा था। अकेले में वह अक्सर सुहानी को याद कर मुस्कुरा देती है। सुरभि हाथ के पत्र को देखने लगी और मुस्कुराने लगी। सुहानी की वही पुरानी आदत, पत्र लिखने के लिए भिन्न भिन्न रंगों वाले पेन का मन स्थिति के अनुसार प्रयोग करना। अगर वह प्रसन्न है तो हरे रंग के पेन से पत्र लिखा होता,
लाल पेन से लिखा पत्र भाव दशा और जीवन के उतार चढ़ाव दुर्घटनाओं की सूचना उसे दे जाता, और नीली स्याही से लिखा पत्र उसके जीवन में भी उमंग बिखेरता आता, यानी खुशी से भरपूर। उसे कई बार गुस्सा आया है कि सुहानी के घर में तकनीकी तरक्की के बावजूद कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता। ससुर और पति कई तरह के तर्क देकर उसे कंप्यूटर घर में रखने से मना कर देते हैं। उसके 3 बेटियां हैं, उनके बिगड़ने का डर है उन्हें, या वे सुहानी को बाहर के संसार से जोड़ने नहीं देना चाहते। दोनों सहेलियां पत्रों से हृदय के उद्गारों को व्यक्त करती हैं। काली स्याही से लिखे पत्रों की पीड़ा और मनोदशा भांपकर ही उसने सुहानी को उस परिवेश से निकालने और प्रोत्साहित कर उसके स्वाभिमान को लौटा लाने की सोची, जिसे शादी से पहले की घटना से और शादी के बाद के आघातों से वह खो चुकी है। वह सुहानी की ढाल उसी तरह बनना चाहती है जिस तरह सुहानी उसकी थी। सुहानी टूट चुकी है। हॉकी हाथ में लिए कितनी सतर्कता से वह उसका ख्याल रखती थी। सुरक्षा कवच बन उसकी रक्षा करती थी। जानती थी सुरभि डरपोक है और वह भी उसके साथ अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती थी। हॉकी की फील्ड में सुहानी जब गोलकीपर नहीं फॉरवर्ड खेलती तो पूरी सतर्कता और सुरक्षा के साथ हॉकी को थामे बॉल के साथ दौड़ती सुहानी के साथ फील्ड में सबसे ज्यादा शोर लड़कों का उसके लिए सुनाई देता। सुरभि आज उन क्षणों को जीवंतता के साथ जी रही है। चलचित्र की भांति सब कुछ घूम रहा है। लड़कों की आंखें कमान सुहानी कहते हुए उसकी सुदृढ़ गोरी पिंडलियों को अधिक देखती। उसके दौड़ने के साथ साथ उनके दिल धड़कते और उनके नजरें उसके साथ भागती। सुहानी हॉकी और बॉल के साथ जिस तेजी से घूमती, लड़के लड़कियों का शोर भी उसी तेजी से उभरता और उसके गोल गोल घूमने के साथ खेल मैदान में गूंजने लगता। सुरभि कई बार महसूस करती कि सूर्य भी उसकी टांगों के सौंदर्य से शर्मा कर बादलों की ओट में छिप जाता था। सुहानी उन पलों का बहुत आनंद लेती थी। जीतने के बाद वह मस्ती में कहती, सुरभि इन सालों ने पापा जी की दोनाली बंदूक नहीं देखी, देख लेते तो कब के भूमिगत हो चुके होते, और कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ती। उसे यह विश्वास था कि सुहानी किसी के प्यार की जकड़ में आने वाली नहीं। अरे यार, तेरी निगाह से नहीं, तेरे हॉकी से डरते हैं, वह भी हंसते हंसते कहती। पर उन्हीं भंवरों ने बिना चुनाव के सुहानी को यूनिवर्सिटी की विद्यार्थी परिषद की नेता चुन लिया और सुहानी उनसे घिर गई। यह विद्यार्थी परिषद के कामों में उलझती गई। उसके पास उसके लिए समय नहीं रहा। वह उससे दूर होती चली गई, इतनी दूर कि उसको सुधीर चाना के साथ सुहानी की घनिष्ठता का पता नहीं चला। पहली बार उसने उनकी प्रगाढ़ता देखी तो झटका लगा था। सुरभि को तो कल ही की बातें लगती हैं। वे वनस्पति विज्ञान में पीएचडी कर रही थी। उस दिन पापा जी की दोनाली को भूलकर पंजाब यूनिवर्सिटी की लैब में वे दोनों एक दूसरे के सामने दुनिया से बेखबर सब कुछ भुलाए बैठे थे। वे पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रही थीं। हॉस्टल के कमरे में आकर वह सुहानी पर चिल्ला पड़ी थी, तुम मरना चाहती हो तो तुम्हारी इच्छा, मैं पापा जी से अपना भेजा उड़वाने वाली नहीं। पापा जी इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अरे तेरे जैसे डरपोक रोज मरते हैं, हम तो एक ही बार मरेंगे। वैसे जरा बताना वे क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? क्या कमी है सुधीर में? दृढ़ता से बोली थी वह केशधारी सिख नहीं, सबसे बड़ा कारण भिन्न जाति का है। दूसरा कारण उसके बारे में काफी अफवाहें हैं, कई लड़कियों से दोस्ती है। तीसरा कारण, उसने सख्ती से उंगलियों पर गिनवाते हुए कहा, इन सब बातों के बारे में मैं सोच चुकी हूँ। जो अफवाहें हैं उनकी ओर क्या ध्यान देना।
प्यार वह सिर्फ मुझसे करता है, शादी वह भी मुझसे ही करेगा। सुहानी ने उसके तर्कों को बड़ी लापरवाही से किनारे कर दिया और आराम से बैठ गई। पर यह सब कब से चल रहा है? वह सुहानी के व्यवहार से आहत होकर बोली। आंखों के चश्मे को साफ रखाकर तुझे कुछ दिखाई नहीं देता? तेरे पास से उठकर जाती हूँ सर के जाने के बाद। जब वह लैब में हीर गाता है, मिर्जा साहिबा की हेक लगाता है, वह उस बहाने मुझे ही तो बुलाता है। इस प्रश्न पर सुहानी चिढ़ गई। सुरभि, तेरे चश्मे का नंबर भी बदलने वाला है। 6 फुट का रष्ट पुष्ट खूबसूरत नौजवान तुझे दिखाई नहीं देता? वह सक्षम भी है और सामर्थ्यवान भी। पापा जी ने हमारे संबंधों को अस्वीकार किया तो भाग जाऊंगी मैं उसके साथ। इतनी तेज कि दोनाली से निकली गोली की रफ्तार भी धीमी पड़ जाएगी। ओके बाबा, मान गई, उसने दोनों हाथ खड़े करते हुए कहा था। और खड़े खड़े ही अकस्मात उन दोनों को यूनिवर्सिटी से घर बुला लिया गया और पापा जी की दोनाली बंदूक उन दोनों पर तन गई। सुहानी की जिससे दोस्ती थी वे उस लड़के का नाम पूछ रहे थे। हरे पंजाबी सूट में सौंदर्य बिखेरती वह मुस्कुरा रही थी। बुझने से पहले दिए की चमकती लौसी, उसकी सुंदरता चरम सीमा पर थी। वह डरी सहमी चुपचाप बैठी रही, पर उसने बड़े साहस से नाम बता दिया। सुधीर चाना। ठीक है, परिवार उससे मिलना चाहता है, उसे यहाँ बुलाओ। अगले सप्ताह वीरवार को हम मिलेंगे, कहकर पापा जी की दोनाली का मुंह नीचे हो गया। उसने खुलकर सांस ली थी। उसका डर कुछ कम हुआ। हालांकि वह जानती थी कि पापा जी सुहानी को बहुत प्यार करते हैं, पर जिन संस्कारों और परिवेश में वे पले बड़े हुए थे, सुधीर को स्वीकार करना उनके लिए कठिन था। पर बेटी की खुशी के लिए वे अपने समुदाय की नाराजगी लेने को भी तैयार हो गए थे। सुहानी ने बड़ी उमंग से उसे फोन किया। सुधीर, वह दिन आ गया जिस दिन का हमें इंतजार था। पापा जी ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। पर मैं तो अभी इस दिन के लिए तैयार ही नहीं। ना मैंने अपने माँ बाप से अपने संबंधों के बारे में बात की है। सुधीर ने बड़ी बेरुखी से कहा। मैं तैयार थी क्या? पर अगर परिवार को हमारे संबंधों का पता चल गया है तो ठीक है, बात कर लो, शादी बाद में कर लेंगे। सुहानी ने उसी उत्साह में कहा। मैं तो सोचता था कि हम अच्छे दोस्त हैं, पहले उसकी परख कर लें, फिर शादी की सोचेंगे। वह बेमन सा बोल रहा था। सुधीर, हमारी भावनात्मक प्रगाढ़ता क्या सिर्फ दोस्ती थी? सुहानी बेचैन हो गई। मुझे अपने माँ बाप से बात करने दो, मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। मैं तुम्हें कॉल करूंगा। अच्छा, फोन रखता हूं, कहकर उसने फोन रखना चाहा। फोन रखने से पहले मेरी बात सुनो, सुहानी ने आग्रह किया। सुधीर, पापा जी ने अगले सप्ताह वीरवार को तुम्हें यहाँ बुलाया है, प्लीज आ जाना। परिवार ने विरोध नहीं किया, अन्यथा मैं तुम्हारे साथ भागने को तैयार थी। और तुम? सुहानी ने बात अधर ही में छोड़ दी। सुहानी, तुम भागना चाहती थी मेरे साथ, मैं नहीं। और उसने फोन काट दिया। सुहानी का सौंदर्य मुरझाने लगा। वह विचलित हो गई, भीतर कहीं डर बैठ गया। उसने कई बार फोन किया, सुधीर ने फोन नहीं उठाया। वे दिन बहुत कठिन थे। शोध प्रस्तुत किए जा चुके थे, मौखिक साक्ष्य भी हो चुका था, बस अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा थी। सुरभि के भाग्य का निर्णय अंतिम निर्णय से भी पहले हो गया। उसका परिवार उसके लिए बहुत दिनों से वह ढूंढ रहा था। अमेरिका से आए डॉक्टर अंकुर रामपाल ने उसे पसंद कर लिया और 1 सप्ताह बाद ही उनके विवाह की तिथि निश्चित हो गई। अंकुर 3 सप्ताह बाद वापस अमेरिका जाने वाला था। उसके परिवार और अंकुर के परिवार में पिछले 6 माह से बातचीत चल रही थी। अंकुर के आते ही दोनों को मिलवाया गया और उसने पतली दुबली
तीखे नयन नक्शों वाली सांवली मासूम पर बेहद आकर्षक चेहरे और घने लंबो बालों वाली सुरभि को पसंद कर लिया। उसकी शादी के समाचार ने मित्र वर्ग को चकित कर दिया। सब सोचते थे कि उसकी शादी को तो समय लगेगा और सुहानी की शादी की तैयारियां मन ही मन सब लोग कर रहे थे। कई दिन सुहानी सुधीर के फोन की प्रतीक्षा करती रही। पापा जी से मिलने का दिन आ गया। उसे विश्वास था वह आएगा। वह अपने कल्पना के संसार में उससे विवाह रचा चुकी थी। उसका दिलकश नौजवान नहीं आया। पापा जी ने सुहानी को अपनी दो नाली दिखा दी। उसने सब मित्रों को सुधीर के बारे में पता करने के लिए फोन किए। वह जानती थी कि अब पापा जी अपनी पसंद के लड़के के साथ रिश्ता पक्का कर देंगे और उसको बोलने का अधिकार भी नहीं देंगे। बिना बोले वह एक रहस्य अपने पीछे छोड़ गया। रात तक उसे समाचार मिल गया था। सुधीर के परिवार ने अनूप को बताया, जो सुरभि, सुहानी और सुधीर का मित्र था, कि वह तो 4 दिन पहले ही जर्मनी फ्लाई कर चुका था अपनी मंगेतर के पास। भारतीय मूल की लड़की से उसकी 2 दिन बाद शादी होने वाली थी। उसके निकट मित्र भी यह सब नहीं जानते थे। सुहानी ने जब यह समाचार सुना तो सख्ते में आ गई, भावनात्मक तौर पर बिखर गई, अंतर्मुखी हो गई, अपने में सिमटती गई। पापा जी और मां जी ने उसे बहुत संभालने की कोशिश की, पर सुहानी निराशा के अंधेरों में सिमटती चली गई। सुरभि को याद है कि उसने कई बार अपने घर बुलाया, पर वह आई नहीं थी। अपनी सुधियों में ही खोई रही। उसकी शादी पर भी वह पाषाण सी बनी सब रस्में निभाती रही। शादी के 10 दिन बाद सुरभि अमेरिका आ गई। सुहानी के सौंदर्य को जैसे नजर ही लग गई। उस पर अवसाद के गहरे काले बादल मंडराने लगे। वह उनकी ओट में छिपती गई। सुरभि के पत्र उसको मिलते रहे, पर वह घने अंधेरों से गिरती गई और एक दिन पापा जी की पसंद का लड़का सुरेंद्र उसे देखने आया। वह सिर झुकाए बैठी रही। सुरभि को उसने पत्र लिखा था, परिवार की खुशी के लिए शादी तो करनी ही है, फिर चेहरा देखकर क्या करती। हृदय में जो चेहरा समाया है वह निकाल नहीं सकती। अब शरीर किसी का भी हो, क्या फर्क पड़ता है। और उसकी शादी हो गई। वह कुछ नहीं बोली थी, उस रात भी नहीं, जब सुरेंद्र ने कहा, सुहानी जी, आपके चाहने वालों की लिस्ट हमारे पास है। आपने काफी लोगों को अपने पीछे दौड़ाया है, पर मैं आपका पति हूँ। अब आपको मेरे पीछे भागना पड़ेगा। जिस उल्लू के पट्टे को आप हमारा अधिकार दे आई हैं, मुझे अफसोस है कि वह आपको छोड़ गया। यह सौंदर्य प्रतिमा तो हमारे ही प्रारब्ध में थी। वह गधा कैसे ले जा सकता था। और इसके बाद वह पति का अधिकार प्राप्त करने लगा था। पति के इस प्यार से संज्ञाहीन सुहानी शून्य में देखती रही। वह तो पहले ही विक्षिप्त थी। बातों के इस आघात से और पीड़ित हो उठी। संवेदनहीन, भावना रहित काया पत्नी का कर्तव्य निभाती रही और आज तक वह कुछ भी नहीं बोली। यह भी नहीं कि इस फूल पर कोई भंवरा नहीं बैठा था। काली स्याही से लिखा उस रात के बाद पहला पत्र अमेरिका में उसे सुहानी की व्यथा कहता मिला था। पापा जी ने सुहानी के छलनी हृदय की टीस को महसूस कर लिया था। उनकी बंदूक उसके बाद फिर कभी नहीं उठी। वह समझ नहीं पा रही कि पापा जी की वह बंदूक कहाँ गई। जब सुहानी के 3 भाइयों ने सारी संपत्ति अपने नाम करवाकर उन्हें और मांझी को मनसुखलाल डिडवानिया वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। सुहानी को हिस्सा दिलवाने के बाद शायद उन्होंने वह बंदूक स्वयं ही तोड़ दी या बुढ़ापे ने तोड़वा दी, या उन्हीं के समान उनके अक्खड़ बेटों ने छीन ली। वह सोच में पड़ गई। पापा जी और माँ जी कैसे मान गए। उन्हें इस समय बच्चों के ध्यान और सेवा की जरूरत है और किसी के पास उनके लिए समय नहीं। सुहानी भी उन्हें अपने पास नहीं ले जा सकती। उसकी अपनी मजबूरी है। आज के पत्र में ही सुहानी ने यह खबर दी है
कितने प्यार से उन्होंने बच्चों को पाला है। उनके प्यार का सुख तो वह भी ले चुकी है। उस सुख को फिर से महसूस करती हुई वह सुहानी के पत्र को रसोई में स्थित स्टडी डेस्क के दराज में रखने आई। उसे एहसास हुआ कि जब से सुहानी का पत्र आया है, एक बात उसके भीतर कुंडली मारकर बैठ गई कि वह माँ बाबूजी के लिए तो कुछ नहीं कर सकी, वृद्ध आश्रम से भी उन्हें वापस नहीं ला सकती। वह बाबूजी के हट को जानती है, पर वह सुहानी को इस तरह मिटने नहीं देगी। आज अतीत की यात्रा ने उसे बहुत ऊर्जा दी है। वह सुहानी की गुनहगार है। जब उसे उसकी शिद्दत से जरूरत थी, वह वहां नहीं थी। वह पुरानी सुहानी को वापस लाएगी। जानती है कि उसका आकाश धुंधला है, पर वह घने अंधेरे के अंतिम छोर से फूटती भोर की सलोनी किरण से सुहानी के जीवन में रोशनी भरने की कोशिश जरूर करेगी। वह उसे मर्यादाओं के नाम पर गलत समझौते नहीं करने देगी। उसे अपने सम्मान को इस तरह खोने नहीं देगी और वह डेस्क पर रखे कंप्यूटर को ऑन कर अपनी यूनिवर्सिटी, जहां वह प्रोफेसर है, और दूसरे विश्वविद्यालयों में उसके लिए तरह तरह के सुअवसरों की तलाश करने लगी। आप सभी श्रोताओं का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत आभार।